जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अपन संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में आज अब मैं लेके आया हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के अंदर राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ समाहित है, इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं और ये सरकार को किस प्रकार लागू करने चाहिए, क्या सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य है या नहीं है, ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे और इन सब बिंदुओं को दोस्तों अपन याद करके जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको किसी भी बुक्स या गाइड में लिखी हुई भी मिल सकती हैं। तो मेरा इनको यहाँ पे लिखने या उतारने का मकसद कुछ अलग है। मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पे आपको समझा सकूँ, आपको याद करवा सकूँ इस वीडियो के माध्यम से। यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी क्रम में दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा। जो मेरे भाई बंधु, जो भी मेरे दोस्त हैं, वो अगर किसी छोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई रेलवे, एसएससी, पुलिस वगैरह की, तो जो मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ जिस भी वीडियो में, कि राउंड करता हूँ या बताता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको वो स्पेशली ज़रूर ध्यान रखें। जो दोस्त बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर अपन बोल सकते हैं आरएससी, यूपीएससी वगैरह, पीसीएस, बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ही कि वो हर एक टॉपिक को ढंग से याद रखें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम एक अच्छी तैयारी के बगैर नहीं निकाला जा सकता। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो पूछी जा चुकी हैं। एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ से दो तीन छोटे छोटे वो ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है ऑब्जेक्टिव? पूछा जाता है दोस्तों, ये संविधान के किस भाग में समाहित है? तो संविधान के भाग 4 के अंदर ये समाहित है और अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। तो 2 पॉइंट याद रखना है, भाग 4 और अनुच्छेद नंबर 36 से 51। इसे आगे देखते हैं दोस्तों। पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये चीज़ और ये चीज़ दोस्तों बहुत पूछी जाती है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इन दोनों छोटे छोटे फैक्ट्स को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य इनके रहे हैं? तो इनके उद्देश्य रहे हैं दोस्तों, 2 मोस्टली मेन उद्देश्य रहे हैं। एक उद्देश्य है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कि मतलब दोस्तों ऐसे राज्य की स्थापना करना जो लोगों के कल्याण के लिए उत्तम राज्य हो या अच्छा राज्य हो, और लोगों को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल सके और एक वो अच्छा जीवन यापन कर सके, ऐसे राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों के अंदर बताया गया है दोस्तों। तो एक उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और दूसरा उद्देश्य आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लोगों में समानता की स्थिति पैदा करना, कि कोई भी ज़्यादा गरीब नहीं हो और कोई भी ज़्यादा अमीर नहीं हो, ऐसे समाज की स्थापना करना और सामाजिक तौर पे जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास है, उनको मिटाकर एक सुखी और समृद्ध समाज की स्थापना करना, वो उद्देश्य भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है दोस्तों। जो अपन बारी बारी से अनुच्छेद पढ़ेंगे, इनके अंदर अपने को सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को क्या क्या गाइडेंस दी गई है। वो सब अपन बाद में इधर से देखेंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ा इधर इनको पढ़िएगा, उसके बाद अपन उनको देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 2 उद्देश्य यहाँ से अपन याद रखेंगे दोस्तों। पूछे जाते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के क्या उद्देश्य है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सेकंड आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, एक बार इनको थोड़ा बाद में देखते हैं दोस्तों। अब अपन एक बार इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अपन ने देखा, अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अब अपन बारी बारी से इन अनुच्छेदों को याद करेंगे और यहाँ से याद करके ही जाएंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 36। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 36 और 37 दो को अपन एक साथ जोड़ा बना के याद करते हैं।
अनुच्छेद नंबर 36 में दोस्तों बताया गया है राज्य की परिभाषा, कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया, तो ईजीओ में याद रख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं कि जो अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी अपन ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इनकी अपील अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनके खिलाफ रीट जारी नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे अपने मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन करता है या कोई संस्था हनन करती है या सरकार अगर हनन करती है तो हम उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, इनकी अपील अपन अगर, ये जरूरी नहीं ये जो अधिकार है ये सरकार अपने को दे तो उसकी मर्जी है सरकार की, नहीं दे तो उसकी मर्जी है। सरकार अपनी सुविधाओं के अनुसार नागरिकों को या समाज को उसके नीति निर्देशक तत्वों के अधिकार दे सकती है, अगर देना चाहे तो, अगर नहीं देना चाहे तो उसकी मर्जी है। सरकार के खिलाफ नीति निर्देशक तत्वों के लिए अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रीट जारी नहीं करवा सकते, ना अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कि अपन इनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनके खिलाफ रीट जारी नहीं कर सकते, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 36 को समझा अपन ने राज्य की परिभाषा और 37 को समझा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, तो दो का एक साथ याद किया, परिभाषा और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके आगे अपन देखते हैं दोस्तों 38 और 39, 38 और यहाँ से यहाँ तक याद रखते हैं 38, 39 और 39A। अब इन तीन को याद रखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 38 में क्या बताया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है, अनुच्छेद नंबर 38 के तहत की गई है। सामाजिक से मतलब क्या है दोस्तों, कि सामाजिक स्तर पर जो प्रथाएं चल रही है, कुरीतियाँ चल रही है, उनमें समानता विकसित करना। आर्थिक रूप से जो ऊंच नीच का भेदभाव है अमीर और गरीबों में, उसको समाप्त करना। और राजनीतिक रूप से कि सभी धर्म या सभी वर्गों के लोगों को राजनीति में आने का समान अवसर प्रदान करना। राजनीतिक न्याय से मतलब वो है। ये चीज़ दोस्तों अपने प्रस्तावना में बताई गई है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था। प्रस्तावना का भी उद्देश्य अपन ने पीछे वीडियो में देखा है, प्रस्तावना में भी ये चीज़ बताई गई है, और उसी का जो विस्तृत रूप है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 38 में बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 38 किससे संबंधित है, न्याय से। कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 38 को याद किया, उसके बाद 39 देखते हैं दोस्तों। 39 क्या है दोस्तों, संसाधनों का उचित वितरण और समान कार्य के लिए समान वेतन। ये जो दोस्तों ये लाइन है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है छोटे एग्जाम्स में, पूछ जाता कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। वो अनुच्छेद नंबर 39 है दोस्तों। 39 अनुच्छेद में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, महिला हो या पुरुष हो। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 39 में बताया गया है। और संसाधनों का उचित विवरण, कि जो भी सरकार के पास जो भी संसाधन है, धन का वितरण है, वो सभी लोगों में समानता के आधार पर वितरित किया जाएगा। ये नहीं कि गरीब और अमीर में भेदभाव करके वितरण किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं संसाधनों का उचित वितरण। तो 39 को अपन ने याद किया। 39 में दो बातें हैं दोस्तों, संसाधनों का उचित विवरण और समान कार्य के लिए समान वेतन। इसको थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इससे आगे 39A के अंदर दोस्तों क्या बताया गया है, 39A में बताया गया है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। तो 39A को दोस्तों याद रखिएगा, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये अनुच्छेद 39A है, ये जोड़ा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ से अपन ने 3 याद किए, 38, 39 और 40। 38 में न्याय की व्यवस्था की गई है 3 स्तर पर। 39 में संसाधनों का उचित विवरण और समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39A में दोस्तों समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाना। किस संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्तों। तो इससे आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 40। अब अनुच्छेद नंबर 40 में दोस्तों बताया गया कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था होगी। गाँव के स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसकी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो अगर अपने को पूछे कि ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद नंबर 40। और वैसे अगर अपने दोस्तों पढ़ा है कि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा
73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये अपन ने देखा अनुसूची के अंदर देखा 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो अगर अनुच्छेद पूछे तो 40 और किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में दर्जा प्राप्त है, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में इनको दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ से अपन दोस्तों देखेंगे 40 को देख लिया, अनुच्छेद नंबर 41 कुछ विशेष दशाओं में। अब ये देखिए दोस्तों, अपन इनको एक साथ याद कर रखेंगे। 40 को अपन अकेला याद रख लेंगे कि ये पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब 41 को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कुछ विशेष दशाओं में काम देने का अधिकार है, मतलब सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को काम देने का अधिकार है। कौन सी विशेष परिस्थितियां दोस्तों, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है, अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो सरकार को का ये कर्तव्य है कि वो लोगों को काम दे। तो ये जो चीज़ बताई गई है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 41 के अंदर बताई गई है। तो इससे आगे आते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 42 में क्या बताया गया दोस्तों, कार्य न्याय संगत मानवीय दशा व अच्छी हो। इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे इसको याद कर रखने के लिए अपन रख सकते हैं कि जब लोगों को न्याय देगी, लोगों को काम देगी सरकार, तो हर आदमी जहाँ पे भी काम करना चाहेगा दोस्तों वो चाहेगा कि एक तो काम है वो अच्छा काम मिले उसको, और दूसरा है उसको वहाँ पे रहने सहने की स्थिति वो अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तो वही चीज़ अपन याद रख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 42 में, जब काम मिल गया तो क्या कार्य न्याय संगत हो, मतलब कार्य अच्छा हो, दूसरा मानवीय दशा अच्छी हो, वहाँ पे रहने की और जो बोलचाल की भाषा है वो अपने से सभ्य रूप में पेश आए, तो उसी को अपन अनुच्छेद नंबर 42 के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें याद रखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 41 की विशेष परिस्थितियों में सरकार को काम देने का अधिकार है, और अनुच्छेद नंबर 42 कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा अच्छी हो वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो 41 और 42 को अपन एक साथ जोड़ा बना के याद रखते हैं दोस्तों। अब थोड़ा इधर आते हैं दोस्तों, ये अपन ने एक किस प्रकार से अपन ने इनको सीखा, याद किया। देखिए दोस्तों, अगर अपन किसी चीज़ को मन लगा के पढ़ेंगे या फिर उसको टेबल फॉर्मेट में बना के याद करेंगे तो अपने को कोई ट्रिक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर अपन इन सब अनुच्छेद के लिए एक अलग अलग ट्रिक बना के याद करने लगे तो हो सकता है अपन एग्जाम में वो ट्रिक भूल जाए और अपना क्वेश्चन सही नहीं बने। इसलिए आप जो भी चीज़ आपको जटिल लगे उसको आप टेबल फॉर्मेट में बनाइएगा और उसको पेयर बना के छोटे छोटे खंडों में बांट के उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आप उसको कभी नहीं भुला पाओगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपन। अब आता है अपना अनुच्छेद नंबर 43। तो इसको दोस्तों इसके साथ याद रख सकते हैं, 41, 42, 43 इसको साथ में याद रखिएगा इसके क्यों दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब अपने को काम मिल गया तो अपन उम्मीद रखेंगे कि वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, वहाँ पे व्यवहार अपने साथ अच्छा हो, इस टाइप से याद रखेंगे। और तीसरी चीज़ अपन क्या देखेंगे, वहाँ की निर्वाह मजदूरी जो अपने को वेतन है वो अपने को अच्छा मिले, तभी तो अपन काम करने जाएंगे। तो 43 में याद रख सकते हैं निर्वाह मजदूरी अच्छी हो। और इसको दोस्तों विशेषली याद रखिएगा, कुटीर उद्योग। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे एग्जाम्स में विशेषकर, कि कुटीर उद्योगों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो कुटीर उद्योग अनुच्छेद नंबर 43 में मिलता है। तो यहाँ से 41, 42 तीनों याद किए। 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा 43 से दोस्तों, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। ठीक है दोस्तों, कुटीर उद्योग वाला स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला देखते हैं अपन 44, 45 और 46। तो इसको 44 को देख लेते हैं दोस्तों एक बार। 44 क्या है, अनुच्छेद नंबर 44 है समान नागरिक संहिता। इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नागरिक संहिता, ये जो संहिता है 2 प्रकार की होती है, एक सामाजिक और एक नागरिक संहिता। तो सामाजिक नागरिक संहिता के अंदर तो जैसे क्रिमिनल अपराध है, दीवानी मामले, ये सब आते हैं। और नागरिक संहिता के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, जैसे सभी समाजों के अलग अलग होती है दोस्तों ये, जैसे विवाह करना, तलाक की प्रथा है, गोद लेना है, तो ये सभी समाजों में अलग अलग प्रक्रिया हैं। लेकिन अपना अनुच्छेद नंबर 44 क्या बोलता है दोस्तों, कि समान नागरिक संहिता की जो भी समाज हैं, जो भी नागरिक हैं, इनमें समान एक ही
संहिता है वो लागू की जाए, लेकिन ऐसा दोस्तों आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। ऐसा सरकार आज तक नहीं कर पाई है कि सभी धर्मों और सभी समाज के लोगों में एक ही नागरिक संहिता का पालन करें। क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि सभी समाजों में प्रथाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं और वो अलग अलग प्रकार से ही चलती आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इनको एक नहीं कर पाई है। और चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि इनको एक नहीं कर पाई है, तो सरकार के ऊपर हम किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपन चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो चला आ रहा है वो ही ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 44 में क्या है दोस्तों, समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद नंबर 45 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 45 को दोस्तों और 46 को एक साथ याद रखिएगा, 44 को अलग याद रखिएगा, 43 को अलग याद रख लीजिएगा। 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। 45 में दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु को शिक्षा। देखिए दोस्तों, चूंकि अपन जानते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा, पोषण और उनके स्वास्थ्य के जो देखभाल करनी है वो अनुच्छेद नंबर 45 में प्रावधान किया गया है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया था दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ पर दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा उठा के दोस्तों मौलिक जो अपने अधिकार थे उसमें रख दिया गया। और जो तो चूंकि 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान उठा के वहाँ रख दिया गया मौलिक अधिकार में, तो 6 से कम वर्ष के बच गए, उसको वो ही यहाँ पे बच गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छी चीज़ है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 ये ऐसा संविधान संशोधन है दोस्तों जो अपन को मौलिक कर्तव्यों में भी मिलेगा, नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा और मौलिक अधिकार में भी मिलेगा। तो जहाँ से भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात आए तो 86वां संविधान संशोधन 2002 याद रखना है, भले ही वो मौलिक कर्तव्य में आए, मौलिक अधिकार में आए या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आए। तो यहाँ से अनुच्छेद नंबर 45 याद रखेंगे। 45 में क्या है, 6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की व्यवस्था सरकार करेगी। ये कहाँ पर ये बात बताई गई है, ये बात बताई गई अनुच्छेद नंबर 45 में दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 46, अनुच्छेद नंबर 46 में बताया गया दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक हित और सामान्य सामाजिक न्याय। शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कहाँ की गई है, अनुच्छेद नंबर 46 में। 45 में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और 46 में अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, इन सब की व्यवस्था 46 में। मतलब 45 में 6 से कम आयु के और 46 में अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अपन ऐसे याद रख सकते हैं इनको, 45 और 46 को एक साथ याद रख सकते हैं दोस्तों। इसके आगे देखते हैं 47, 48, 49, इन तीनों को अपन दोस्तों एक साथ याद रखेंगे। किस प्रकार से याद रखेंगे, 47 में क्या है दोस्तों, मद्य निषेध की शराब का सेवन नहीं करना या किसी प्रकार का जो भी नशीले पदार्थ उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और पोषाहार, उन नागरिकों या लोगों के लिए उचित भोजन या पोषाहार की व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब जिम्मेदारियां वो सरकार की हैं। किस अनुच्छेद के तहत बताई गई हैं, अनुच्छेद नंबर 47 के तहत है कि सरकार को इन सब जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए कि जो नशीले पदार्थ उन पर पाबंदियां लगानी चाहिए और उचित भोजन या पोषाहार की व्यवस्था करनी चाहिए और सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वो उपलब्ध करानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे दोस्तों, 47 में क्या है, मद्य निषेध। जब शराब का निषेध कर देंगे या नशीले पदार्थों को अपन छोड़ देंगे तो अपना अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे और उससे अपना स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, चूंकि कोई व्यक्ति जैसे नशे का आदी हो जाता है और उसके बाद वो नशा छोड़ देता है तो उसको कुछ काम करने की सोचता है तो वो काम धंधा ढूंढेगा। तो इसी क्रम में अपन याद रखें, अगली स्टेप में क्या करेंगे, वो कृषि करेगा, पशुपालन करेगा और पशुपालन करेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसको दुधारू पशुओं की आवश्यकता होगी। अपन याद रखने के लिए दोस्तों ऐसे अपन इनको याद रख सकते हैं। और जब उसने ये सब कर लिया तो वो अपने खेतों में जाएगा तो थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी लगाएगा जिससे क्या है, पर्यावरण संरक्षण होगा। तो इनको क्रम से याद रखते हैं। 47, 48 और 48A क्या है दोस्तों, 47 में मद्य निषेध करेगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसको अच्छा भोजन
मिलेगा। और 48 में क्या है, कृषि पशुपालन और दुधारू पशु जैसे यहाँ इसमें गौशालाएं वगैरह भी इसमें शामिल कर सकते हैं। गौशालाओं वगैरह का वर्णन भी आर्टिकल नंबर 48 में मिलता है दोस्तों। और 48A क्या है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो वो है दोस्तों 48A। तो और इसको दोस्तों थोड़ा याद रखिएगा कि ये पर्यावरण संरक्षण वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें ऐड किया गया था, जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों एक चीज़ देखना है, 42वें संविधान संशोधन काफ़ी जगह आता है, चूँकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संविधान में काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशकों में, मौलिक कर्तव्य और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, इसीलिए इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो यहाँ से 3 याद किए, 47, 48 और 48A। मद निषेध करना, कृषि पशुपालन करना और पर्यावरण संरक्षण करना। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, अब आता है 49, 50 और 51। तो दोस्तों इनको अपन एक साथ याद रख सकते हैं, दोनों को कैसे याद रखेंगे। 49 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों का संरक्षण करना। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों को याद रखने के लिए जैसे अपने लाल किला है, ताजमहल है, इनका जो संरक्षण है, जो अपनी धरोहर है, इनका संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 49 में। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद नंबर 50 में क्या है दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक रहना। मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो वर्णन मिलता है, तो ये अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बताते हैं कि संविधान की कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को पृथक पृथक होना चाहिए और पृथक पृथक इसमें रखा गया है। चूँकि दोस्तों ये जरूरी भी है, क्योंकि कार्यपालिका के अंदर अपने जो संविधान के प्रमुख जो पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, ये सभी जो पद है ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं, ये सभी मंत्री और ये सभी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और न्यायपालिका के अंदर अपनी जो जुडिशरी है, जो अपने सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब अपने न्यायपालिका के अंदर आते हैं। तो ये अनुच्छेद नंबर 50 में बताया गया कि ये दोनों हमेशा अलग अलग होने चाहिए। अगर ये दोनों एक हो गए दोस्तों, तो कभी किसी को न्याय नहीं मिलेगा। तो इसी कारण इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, ताकि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का कोई प्रेशर ना बन सके और ये उसका प्रेशर ना महसूस कर सके। इसीलिए इन दोनों को अलग अलग रखा गया है और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, कार्यपालिका के प्रेशर से मुक्त रखा गया है। ये चीज़ बताई गई अनुच्छेद नंबर 50 में दोस्तों। चूँकि दोस्तों अपन ने अब सब कुछ देख लिया, अब अनुच्छेद नंबर 51 को अपन अलग से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, अपन ने बच्चों के लिए कर दिया, किसानों के लिए कर दिया, किस प्रकार से सामाजिक कुरीतियाँ किस में दूर करने के लिए बताइए, सारे अनुच्छेद अपन ने देख लिए। क्योंकि अपने देश से जो अंदर अपने जो भी अपने देश या समाज है उसके अंदर क्या क्या कुरीतियाँ, उनको किस प्रकार से मिटाया जाता है, वो सब अपन ने देख लिया। अनुसूचित जाति जनजाति देख ली, सब देख लिया अपन ने। तो अब एक अनुच्छेद बच गया, अनुच्छेद नंबर 41। चूँकि अपन ने याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, अपने पूरे समाज देश का भला कर दिया, लेकिन अब लास्ट में एक बच गया दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 51। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयास जो बताया गया है वो अनुच्छेद नंबर 51 में बताया गया है। लास्ट अनुच्छेद है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का जो प्रयास है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 51 में बताया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इनको छोटे छोटे खंडों में याद करते हैं और अपन को लगभग 50% अनुच्छेद याद भी हो गए। अगर नहीं याद हुए तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस देख लीजिएगा, ताकि आपको सभी अच्छे से याद हो जाएंगे। जो मैंने की पॉइंट बताए हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ और आपका जो सिलेक्शन है वो आप अपना सुनिश्चित कर सकें। तो इसी क्रम में दोस्तों पढ़ाई करते रहिएगा, मेरे वीडियोस आते रहेंगे, आपको एक अच्छा कंटेंट मैं बताता रहूँगा। दोस्तों मैं आपको एक मजबूत आधार देके चल रहा हूँ। जो भी दोस्त एक बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से एक मजबूत आधार लेके जाएं और अपनी एग्ज़ाम की कंटिन्यू तैयारी करें। और जो दोस्त छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर वो पूरा याद करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, ताकि वो एग्ज़ाम में अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और आपसे एक
आपको एक राय देना चाहूँगा दोस्तों, जो भी अपन चैप्टर पढ़ते हैं उसके आप ऑब्जेक्टिव्स जरूर बनाएं, किसी भी बुक से बनाएं, भले ही आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी बुक से जो भी एक टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप जरूर बनाएं। ओनली वीडियो मात्र देखने से आपका भला नहीं होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स जरूर बनाएं अगर आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। पढ़ते रहेगा, एंजॉय करते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।